Okay, so friends, let's start our discussion. माइक्रो इकोनॉमिक्स के पोर्शन में चैप्टर 3 यूनिट 2, यूनिट 1 प्रोडक्शन था, यूनिट 2 इज कॉस्ट। कॉस्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? मेनली तीन बातें पढ़ने वाले हैं। मेनली स्पीकिंग, सबसे पहले अपने कॉस्ट में स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट्स, ठीक है ना? क्योंकि ऑफ कोर्स सबको पता है कॉस्ट का मतलब खर्चा होता है। हम लोग टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। प्रोडक्शन में आपको याद होगा दो तरीके के कॉन्सेप्ट्स थे, है ना? शॉर्ट रन प्रोडक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन। मैं आपको बता दूं, कॉस्ट में भी वही दो तरीके के खर्चे हैं, शॉर्ट रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट्स। एग्जैक्टली इसी तरीके से हमारा डिस्कशन जो है वो आगे प्रोसीड करने वाला होगा, ठीक है सर? सबसे पहले व्हाट इज कॉस्ट, एक बार आप ये बता दो। सबसे पहले आप ये बता दो कि सर व्हाट इज बेसिकली कॉस्ट। कॉस्ट इज एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन, या सिंपल भाषा में कॉस्ट इज एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड, और बेटर बोले तो कॉस्ट इज एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड। कोई भी एक्सपेंस तुमने इनकर किया वो कॉस्ट है। तो सर फिर आप ये क्यों बोल रहे हो कि कॉस्ट बहुत तरीके का होता है, और क्या क्या तरीके का होता है? आओ एक एक करके मैं आपको समराइज करता हूं। मीनिंग और कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा रेदर देन ट्राइंग टू राइट डाउन फटाफट, ठीक है ना? समझिए। सबसे पहले आता है अकाउंटिंग कॉस्ट। सबसे पहले आता है अकाउंटिंग कॉस्ट, ठीक है ना? मैं यहां लिख दे रहा हूं। सबसे पहले आता है एवरीवन अकाउंटिंग कॉस्ट। दोस्तों ये वो खर्चा है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। सिंपल मतलब, आपने कोई फर्नीचर परचेज किया, अकाउंटिंग कॉस्ट है। आपने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया, अकाउंटिंग कॉस्ट है। तो सरल भाषा में हर वो कॉस्ट जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो सके वो अकाउंटिंग कॉस्ट है। कहानी खत्म। क्लियर है सर? यस सर, दैट इज अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट के बाद जो नेक्स्ट तरीके का खर्चा है, ये अकाउंटिंग कॉस्ट का एमसीक्यू आप लोग को समझ आ गया क्या बन के आएगा? कि कॉस्ट दैट कैन बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट दैट कैन बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर कॉल्ड व्हाट? समझ गए ना? तो वहां पर फिर आपका अकाउंटिंग कॉस्ट वाला लैंग्वेज लग जाएगा। ठीक है सर, ये बात क्लियर हम लोगों को। आगे बढ़े आप। अकाउंटिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है सर। आगे बढ़ता हूं। कोई आपसे पूछता है व्हाट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, वो व्हाट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट? तो अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में आप लोग ऐसा कर सकते हो, अकाउंटिंग कॉस्ट डैश दे के लिख सकते हो रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटिंग कॉस्ट डैश दे के लिख सकते हो रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है सर? फिर अब आप ये बताओ एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, समझना बात को। दोस्तों वो खर्चे जिनकी वजह से एक्चुअल आउटफ्लो इन्वॉल्व होता है कैश का, उसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। सर नहीं समझ आया? कॉस्ट्स विच रिजल्ट इन एक्चुअल आउटफ्लो ऑफ कैश। तो अगर आपको एक्सप्लिसिट कॉस्ट का डेफिनेशन लिखना ही है तो आप लोग लिख सकते हो इन्वॉल्व एक्चुअल आउटफ्लो ऑफ कैश, इन्वॉल्व एक्चुअल आउटफ्लो ऑफ कैश। ये होते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, वो खर्चे जिनमें सच में आपको कैश पे करना पड़ता है। सर मतलब? एग्जाम्पल, एक मशीन डिप्रिशिएट हो रही है तो क्या आपको सच में कैश पे करना पड़ा? नहीं, इसीलिए वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं है। पर आपने एक रॉ मटेरियल परचेज किया, आपने एक बिल्डिंग परचेज किया, आपने एक फ्लैट परचेज किया, ऐसा कोई भी खर्चा में आपको एक्चुअली पे करना पड़ रहा है, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। कहानी इतना है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट में एक्चुअल आउटफ्लो ऑफ कैश होता है। ये बात आपको पकड़ में आ गया, ठीक है सर? आगे बढ़ता हूं एवरीवन, आगे बढ़ता हूं। तो दो चीजें हुई, अकाउंटिंग कॉस्ट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एक्सप्लिसिट कॉस्ट रिजल्ट इन एक्चुअल आउटफ्लो ऑफ कैश, ठीक है? सबसे खतरनाक है इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है सबसे इंपॉर्टेंट एंड एट द सेम टाइम सबसे खतरनाक है। क्या है ये इम्प्लिसिट कॉस्ट? आइए मैं आपको इसको समझाता हूं एक सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है ना? समझते चलिएगा। अगर डेफिनेशन ही सुनना है तो इट इज द इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ इनपुट्स ओन्ड बाय द फर्म एंड यूज्ड इन इट्स ओन प्रोडक्शन यूनिट। पर अगर मैं आपकी जगह होता मुझे ये नहीं समझ आता, और वही मैं बता रहा हूं। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब है जब एक ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रॉपर्टी को, किसी रिसोर्स को
ओन करती है, ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रॉपर्टी को, किसी रिसोर्स को ओन करती है, पर वो उसे खुद के इस्तेमाल के लिए लगाती है, ना कि किसी और को यूज करने देती है। सर नहीं समझ में आया। मान लेता हूं, मान लीजिए मेरे दो फ्लैट्स है, फ्लैट ए, फ्लैट बी। मान लीजिए, मान लीजिए मेरे दो फ्लैट्स है, फ्लैट ए और फ्लैट बी। ठीक है, फ्लैट ए है और फ्लैट बी है, मेरे दो फ्लैट्स है। ठीक है, अब फ्लैट ए में मैं रहता हूं, ओन्ड। फ्लैट बी में मैं सोचा यार कि मैं स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूं, कोई और सेटअप की जगह मैं खुद के सेंटर के लिए, खुद के पर्पसेस के लिए, खुद की टीचिंग या खुद के वर्क के लिए मैं जो है इसको यूज कर रहा हूं। ये अब समझिए, फ्लैट ए में तो मैं रहता हूं तो उसको भूल जाओ। फ्लैट बी, इसको मैं रेंट पे दे सकता था अगर मैं इसको खुद के बिजनेस के लिए यूज न कर रहा होता। मेरे पास जो रेंट आता, अब वो रेंट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो एक तरीके से मैं जब खुद का सेंटर यूज कर रहा हूं या खुद का फ्लैट यूज कर रहा हूं एज अ सेंटर, तो इस प्रोसेस में जो पैसा आने वाला था वो आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। कि वो पैसा जो अदरवाइज आ रहा होता, वो पैसा जो अदरवाइज आ रहा होता नहीं आ रहा है, वो पैसा जो अदरवाइज आ रहा होता नहीं आ रहा है, उसको हम लोग इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। ये कब इनकर होता है? जब एक ऑर्गेनाइजेशन एक रिसोर्स को ओन करे और वो किसी और को यूज करने के देने के जगह खुद ही यूज कर रही हो। ये पेन है, ये पेन अगर मैं किसी को दूं, मान लीजिए ऐसे ही, तो वो मुझे 500 रुपीज पर मंथ का रेंट दे देगा। एग्जाम्पल लेता हूं कि मैंने ये पेन किसी को यूज करने को दिया, वो मुझे 500 रुपए का रेंट दे देगा। पर मैंने कहा नहीं ये तो मैं यूज करूंगा, तो वो जो 500 रुपया आता, वो आया क्या? नहीं आया। इकोनॉमिक्स बोलता है पैसे का ना आना भी पैसे का जाना होता है, एंड दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्यूटेड वैल्यू, इम्प्यूटेड मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट्स ओन्ड बाय द फर्म and used in its own production unit. Friends, is that clear? मैंने अकाउंटिंग कॉस्ट समझा दिया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट समझा दिया, मैंने आप लोगों को इम्प्लिसिट कॉस्ट समझा दिया। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? जी सर, बातचीत तो क्लियर है। यस सर, बातचीत तो क्लियर है। चलो आगे बढ़ता हूं, कॉस्ट का ही चर्चा चल रहा है अभी, तो और खर्चे पे चलते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट से ही मिलता जुलता एक और खर्चा है जो कि इम्प्लिसिट कॉस्ट तो नहीं है, पर आपको फीलिंग आएगा कि इम्प्लिसिट कॉस्ट ही है। आओ मैं आपको बताता हूं। फ्रेंड्स, इसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फ्रेंड्स, इसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस्ड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है बोलो? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस्ड। फिर से बोलो, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस्ड। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? बोलो, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस्ड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस्ड। कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस्ड। अब आप हमें बताइए सर कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एग्जैक्टली काम कैसे करता है और एग्जैक्टली है क्या? चलिए मैं आपको भी समझाता हूं। एक इंडिविजुअल है जिसके दो जॉब्स लग गए, जॉब वन जॉब टू, मतलब दो जॉब ऑफर्स है सरल भाषा में। एक उसे बोलता है कि यार तुम्हें ईयर का 50 लाख दे देंगे, एक उसे बोलता है यार चल हम तुम्हें ईयर का 40 लाख दे देंगे। एक बोलता है यार चल हम तुम्हें 50 लाख दे देंगे, एक बोलता है चल हम तुम्हें 40 लाख दे देंगे। ठीक है, आप लोग समझिए अभी बात, बात समझिएगा। अब अब सुनना, अब सुनना, अब सुनना, अब ये लैंग्वेज सुनना। लेकिन लेकिन वो इंडिविजुअल बोलता नहीं मैं तो बिजनेस करूंगा या मैं बिजनेस करूंगी, डिपेंडिंग अपॉन द जेंडर। तो अब ऐसा है कि क्योंकि इस इंसान ने बिजनेस करने का डिसीजन लिया, इसने 50 लाख का जॉब छोड़ा क्योंकि 40 का तो ऐसे भी नहीं ले रहा था,
तो ये जो 50 लाख का जो जॉब छोड़ा, इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। तो सर ये इम्प्लिसिट कॉस्ट से कैसे अलग हुआ? छोटा सा फर्क है। इम्प्लिसिट कॉस्ट में आप किसी रिसोर्स के ओनर है और वो रिसोर्स आप खुद के लिए यूज कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए आपको किसी रिसोर्स का ओनर नहीं होना होगा, जस्ट आप जो नेक्स्ट चीज सेक्रीफाइस कर रहे हैं वही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। तो भले ही सेक्रीफाइस दोनों में है, इम्प्लिसिट कॉस्ट में आप बल्कि किसी रिसोर्स के ओनर थे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आप किसी के ओनर नहीं है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, तो वो ऐसा आएगा कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव सैक्रिफाइस्ड कॉल्ड। तो याद रखना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डेफिनेशन याद रखना है, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव सैक्रिफाइस्ड, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव सैक्रिफाइस्ड, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव सैक्रिफाइस्ड। ठीक है। फिर आता है दोस्तों नेक्स्ट कॉस्ट आपके सिलेबस में, जिसका नाम है फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट के पहले एक और खर्चा बता देता हूं, इसको बोलते हैं प्राइवेट कॉस्ट्स। क्या बोलते हैं? प्राइवेट कॉस्ट्स। कुछ नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉस्ट है ना, उसी को प्राइवेट कॉस्ट बोलते हैं, यानी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अरे एक कंपनी को जो भी खर्चा करना पड़ा बिजनेस करने के लिए, उसे प्राइवेट कॉस्ट कहते हैं। कहानी खत्म। एक कंपनी को दोस्तों जो भी खर्चे करने पड़े एक बिजनेस को करने के लिए ना, एक बिजनेस एक्टिविटी को अंडरटेक करने के लिए, उसे हम लोग प्राइवेट कॉस्ट कहा करते हैं। एक बिजनेस को जो भी खर्चे करने पड़े एक बिजनेस करने के लिए, वो है प्राइवेट कॉस्ट। सर फिर सोशल कॉस्ट क्या होता है सर? सर फिर सोशल कॉस्ट क्या होता है सर? दोस्तों वो खर्चे जो सोसाइटी को करना पड़ता है, वो खर्चे जो सोसाइटी को करना पड़ता है, सोशल कॉस्ट। कॉस्ट बोर्न बाय द सोसाइटी, वो कॉस्ट जो कि बोर्न है बाय द सोसाइटी, कॉस्ट बोर्न बाय द सोसाइटी, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्ट जो सोसाइटी को बियर करना पड़ा, कॉस्ट जो सोसाइटी को बियर करना पड़ा। इसके अंदर दो तरीके के खर्चे आ गए हैं एवरीबॉडी। फिर से बोल रहा हूं, कॉस्ट जो सोसाइटी को बियर करना पड़ा, इसके अंदर दो तरीके के खर्चे आ गए हैं एवरीवन। कॉस्ट जो सोसाइटी को बियर करना पड़ा, इसके अंदर दो तरीके के खर्चे आ गए हैं एवरीवन। सर कौन से दो ठो? सर कौन से दो ठो? कॉस्ट जो सोसाइटी को बियर करना पड़ा, सर कौन से दो खर्चे आ गए हैं? समझो, एक जो बिजनेस को करना पड़ा, और दूसरा सोचिए वो बिजनेस की वजह से पोल्यूशन हुआ, लोगों को मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स, डॉक्टर, ये सब का खर्चा करना पड़ रहा है। वो भी तो एक खर्चा है जिसको एक्सटर्नल कॉस्ट बोल रहे हैं। इन दोनों को जोड़ते हैं तो सोशल कॉस्ट आता है, जो पूरे सोसाइटी को बियर करना पड़ रहा है एक बिजनेस की वजह से, चाहे वो बिजनेस इनकर कर रहा हो, चाहे लोग इनकर कर रहे हो। समझ में आ गया होगा? यस सर। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है लास्ट में आपका फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। दोस्तों फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिएगा। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो फिक्स्ड रहता है। अरे ये बड़ा अजीब बात बोल दिया आप। ऑफ कोर्स फिक्स्ड नाम में तो फिक्स्ड ही रहेगा, मतलब क्या हुआ नहीं समझ आया। एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मैंने एक गोडाउन को भाड़े पर लिया, रेंट पर लिया, ठीक है ना। गोडाउन की रेंट तय हुई 20,000 पर मंथ। अब एक चीज सोचो, गोडाउन में मैं एक यूनिट सामान रख रहा हूं, हाँ, 2 यूनिट सामान रख रहा हूं, गोडाउन में मैं 3 यूनिट सामान रख रहा हूं, गोडाउन में मैं 4 यूनिट सामान रख रहा हूं, ठीक है कि नहीं है? गोडाउन में मैं 5 यूनिट सामान रख रहा हूं। मैं गोडाउन में कितने भी यूनिट सामान रख दूं, हेलो, मैं गोडाउन में कितने भी यूनिट सामान रख दूं, मैं गोडाउन में कितने भी यूनिट सामान रख दूं, एक बात मेरे को आप लोग बताओ, कितने भी यूनिट्स मैं गोडाउन में रख दूं, मेरे को एक बात बताओ आप लोग, 5 6 7 कितने भी यूनिट्स रख दूं, हाँ, मेरा रेंट चेंज हो जाएगा क्या? मैंने तो 20,000 रुपया देकर ले लिया जगह को। मान लो मैं कुछ भी नहीं रखा, हटा दिया, पूरा खाली कर दिया, तो भी क्या सामने वाला मेरे को बोलेगा ओ हो, बहुत खराब लगा, तुम्हारे गोडाउन में सामान ही नहीं है, चलो रेंट कम कर देते हैं, ऐसा होगा क्या? नहीं, रेंट तब भी लगेगा। एग्जैक्टली इसी को बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। कॉस्ट जो आउटपुट लेवल पर निर्भर नहीं करता, वो फिक्स्ड रहता है। समझ में आ गया? टोटल में वो फिक्स्ड रहता है। सर वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? मान लीजिए मैं चिप्स बनाता हूं, अब हर एक चिप्स के पैकेट के लिए मान लीजिए 1 पोटैटो लगता है, और एक पोटैटो की कीमत 5 रुपए है। तो यार अगर मैं 100 पैकेट्स बनाता हूं तो मुझे 500 देने पड़ेंगे।
हाँ, मैं अगर 1 लाख पैकेट्स बनाता हूं तो मुझे 5 देने पड़ेंगे। मैं अगर 1 करोड़ पैकेट्स बनाता हूं मुझे 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। एग्जैक्टली तो आप देखो रॉ मटेरियल का कॉस्ट जो है वो आउटपुट के साथ साथ बदल रहा है। जी हाँ, ठीक पकड़े आप लोग, इसे कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड है जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होता, वेरिएबल वो होता है जो आउटपुट के साथ चेंज होता है। होपफुली एवरीबॉडी दिस मच इज क्रिस्टल क्लियर। ये टाइप्स ऑफ कॉस्ट का एक पूरा ज्ञान मैंने आपको दे दिया है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? कम ऑन। सर जी बात तो क्लियर है, अब आप आगे बढ़ाइए सर बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर, डिस्कस व्हाट इज कॉस्ट फंक्शन। अरे मैंने आप लोगों को ये बात पहले भी बताया है, कोई भी टॉपिक के आगे फंक्शन वर्ड आ जाए ना तो इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप। जैसे प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। कॉस्ट फंक्शन क्या है? वही फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, खत्म, यही है। तो व्हाट इज कॉस्ट फंक्शन? इट रेफर्स टू द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट एंड द वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉस्ट्स। वही तो मैं बोला, इनपुट एंड आउटपुट के बीच में। यहाँ पे आउटपुट है टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट जिन चीजों के ऊपर निर्भर करता है, टोटल कॉस्ट का उन चीजों के साथ अगर आप रिलेशन को डिस्क्राइब करो उसे ही कॉस्ट फंक्शन कहते हैं। फंक्शनल रिलेशनशिप। What is cost function? It's a functional relationship. What is cost function? It's a functional relationship. It's a functional relationship between what and what. Cost function is a functional relationship between input and output. Khatam. It is a functional relationship between inputs and outputs. बात खत्म। सर बातचीत तो क्लियर है सर हम लोगों को? यस सर। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कंप्लीटली फिक्स्ड कॉस्ट का डायग्राम, जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, जो पूरी तरह से रुका हुआ रहता है। आप देखो इधर पे, ये क्वांटिटी 1 है, टोटल फिक्स कॉस्ट। क्वांटिटी 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये हो गया टोटल फिक्स कॉस्ट। व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? ये क्वांटिटी है और ये वेरिएबल कॉस्ट है। जो क्वांटिटी के साथ बदलता है उसे कहते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उसे कहते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आ गया? एक होता है स्टेयर स्टेप कॉस्ट। स्टेयर स्टेप कॉस्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए, कुछ हद तक फिक्स्ड है आउटपुट लेवल तक, उसके बियॉन्ड ये बढ़ जाता है, फिर फिक्स्ड, फिर बढ़ जाता है। सर एग्जांपल तो नहीं समझ आया। मान लो मेरी फैक्ट्री में मैंने एक बेसिकली रूम ले रखा है, एक फैक्ट्री में मैंने एक रूम ले रखा है। अब ऐसा है कि उस रूम के लिए मैं कितने, उस रूम में 10,000 यूनिट्स आ जाते हैं, 10,000 से एक भी ज्यादा यूनिट नहीं आता। तो मान लो 10,000 यूनिट तक अगर मैं ले रहा हूं तो मेरा खर्चा फिक्स्ड है। उस एक रूम का खर्चा है 5,000 रुपया, ठीक है? तो अब मैं चाहे 5,000 यूनिट्स रखूं या 8,000, मेरे खर्चे तो 5,000 के ही लगने वाले हैं। पर वहीं पर आप लोग सोचो, 10,000 से एक भी यूनिट ज्यादा रहा 20,000 तक, तो मुझे 2 रूम लग जाएंगे। अब चाहे वो 11,000 हो या 12,000 हो या 13,000 हो, तो मेरा टोटल खर्चा 2 रूम का 10,000 हो गया। फील आ पा रहा है आप लोगों को? तो मतलब एक लेवल तक, इस लेवल में आप कुछ भी कर लो कॉस्ट सेम रहेगा, बट जैसे ही आपने क्वांटिटी थोड़ा सा भी बढ़ाया फिर कॉस्ट बढ़ जाएगा, सेम हो जाएगा फिर। इसीलिए इसको स्टेयर स्टेप कॉस्ट भी बोला जाता है। अगर दोस्तों ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो फिर मैं कहीं ना कहीं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स पे चलूंगा। अगर आप लोग कंफर्म करें तो फटाफट बताइएगा। ठीक है सर। सर बातचीत ठीक है, आप आगे बढ़िए। सर बातचीत ठीक है, आप आगे बढ़िए। ठीक है चलो आगे बढ़ता हूं। अब दोस्तों एक चीज देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। जो शॉर्ट रन कॉस्ट्स है ना दोस्तों, वो 2 हिस्सों में बढ़ गए हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक पकड़े आप लोग? क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, शॉर्ट रन में कितने तरीके के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? 2। लैंड फिक्स्ड है, लेबर वेरिएबल है। तो शॉर्ट रन में तो खर्चा 2 होगा, अगर फैक्टर्स 2 है तो खर्चा भी तो 2 होगा।
एक होगा टोटल फिक्स कॉस्ट और एक होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। परंतु अगर आप लॉन्ग रन की बात करें मुझसे, लॉन्ग रन में सारे खर्चे क्या होते हैं ये बताओ मुझे। आप लोग का जवाब यही आएगा कि साहब लॉन्ग रन में सारे खर्चे वेरिएबल होते हैं। ठीक पकड़ा। लॉन्ग रन कॉस्ट्स आर कॉल्ड टोटल वेरिएबल कॉस्ट्स। 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 Short run costs are both total fixed and total variable. Long run costs are only variable because long run में सारे factors of production are also only variable. ठीक है, वेरी गुड। चलो अब सारे कॉस्ट कर्व्स को एनालाइज करते हैं हम लोग, है ना, कि वो शेप क्या है और वो शेप क्यों है, क्योंकि एमसीक्यू के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला बात आप लोग लिख सकते हो, टीएफसी कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टीएफसी कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये देखिए आप लोग को टीएफसी दिखाई पड़ रहा होगा। सर हमारा सवाल है ऐसा क्यों, क्यों ऐसा है कि जो टीएफसी है वो एक हॉरिजॉन्टल कर्व एक्स एक्सिस से पैरेलल है, ऐसा क्यों सर, काय को सर, व्हाई दिस सर। आओ बताता हूं मेरे भाई। तुम कुछ मत प्रोड्यूस कर, गोडाउन में कुछ मत रख, रेंट तेरे को तब भी 10,000 देना पड़ेगा। तूने 500 यूनिट रख लिया तो भी रेंट तो 10,000 ही है। 1,000 रख लिया तो भी रेंट तो 10,000 ही है। 5,000 रख लिया तब भी रेंट तो 10,000 ही है। तो टोटल कॉस्ट तो सेम है ना, इसीलिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो एक हॉरिजॉन्टल कर्व है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टीएफसी बोल रहा हूं, टोटल में बात कर रहे हैं, टोटल में बात कर रहे हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का बात कर रहे हैं। उम्मीद है सभी को बात पल्ले पड़ा है। यस सर, बात हमें क्लियर है। मजा तो अब आएगा जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट को पकड़िएगा। क्या आपको याद है टोटल प्रोडक्ट कर्व, टीपी कर्व, मैं दिखाऊं क्या, ये रहा टीपी कर्व, एस शेप्ड था। लिखो तो, टीपी कर्व वाज एस शेप्ड, टीपी टीपी टीपी, टोटल प्रोडक्ट कर्व वाज एस शेप्ड। हम लोग ऑफ कोर्स शॉर्ट रन का बात कर रहे हैं अभी, शॉर्ट रन का बात कर रहे हैं अभी। टीपी कर्व वाज एस शेप्ड, टीपी कर्व वाज एस शेप्ड, टीपी कर्व वाज एस शेप्ड। लिखा दोस्तों, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। मैं आपको बता देता हूं, जो टीवीसी कर्व है वो इनवर्स एस शेप्ड है। चेक कर लो, उल्टा एस है, देखो एस क्या होता है, ऐसे फिर ऐसे, ये देखो ये ऐसे और ऐसे है, इनवर्स एस शेप्ड है। यही तो मैं बोल रहा हूं। रीजन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्यों वो मैं बताता हूं आपको। अभी आप लिखो, टीवीसी कर्व, टीवीसी कर्व is inverse S shaped, is inverse S shaped due to law of variable proportion, is inverse S shaped due to law of variable proportion। आपका मन में फिर से आ रहा है, आई कैन हियर इट, क्यों, वाई सर, जवाब देता हूं, वेट करो। अभी के लिए याद रखो टीवीसी कर्व भी इनवर्स एस शेप्ड है। क्यों का है वो हम लोग अभी करते रहेंगे, ठीक है ना, वो भी हम लोग करते रहेंगे। चलो अब आप लोग समझो ऐसा क्यों, जो क्यों काय कर रहे थे वो आओ अब इसका जवाब देता हूं आपको। देखो क्यों, पीवीसी कर्व इनवर्स एस शेप्ड है। टीवीसी कर्व जो है आपका वो इनवर्स एस शेप्ड है। टीवीसी कर्व आपका इनवर्स एस शेप्ड है। बट ऐसा क्यों सर, ये तो सर समझ ही नहीं आया। सर हमारा सवाल है कि आप बोल रहे हो टीवीसी कर्व इनवर्स एस शेप्ड है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, बट क्यों, नहीं समझ आया। मैं इस बात को आपको एक्सप्लेन करने के लिए ना स्ट्रेट अवे एक बार टीपी कर्व पे लेके चलता हूं। देखिए टीपी कर्व में क्या हो रहा था शुरुआत में, टोटल प्रोडक्शन जो बढ़ रहा था वो कैसे बढ़ रहा था, हौले हौले या जोर जोर से, जोर जोर से, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, बोलना मत कि याद नहीं है। टीपी इनिशियली इंक्रीजेज एट कौन सा रेट, इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। यही मैं आपको समझा रहा हूं कि जब टीपी
इनिशियली इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे, तब टीवीसी यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होता है डिमिनिशिंग रेट पे। इसीलिए जब टीपी ऐसे भागता है तब टीवीसी ऐसे भागता है। ओह, अच्छा सर, ये बात है। और फिर जब टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, तब समझ में आ रहा है आपको, तब जो है ये इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, इस वजह से इनवर्स एस शेप्ड आता है, और ये रहा वो इनवर्स एस शेप्ड। ओके सर, अंडरस्टूड। अब आप लोग एक चीज समझो, जो टोटल कॉस्ट होता है वो क्या होता है? सर जो टोटल कॉस्ट होता है वो होता है टीएफसी प्लस टीवीसी। अब देखो आप लोग एक चीज समझो, टीएफसी तो कांस्टेंट रहता है, इसी वजह से टीसी जो भी बदलता है वो किसके हिसाब से बदलता है? टीवीसी के हिसाब से बदलता है। यही रीजन है दोस्तों कि टीवीसी भी इनवर्स एस शेप्ड है और टीसी भी इनवर्स एस शेप्ड है। यही रीजन है दोस्तों कि टीवीसी जो कि इनवर्स एस शेप्ड है, ठीक उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से टीसी जो है वो भी इनवर्स एस शेप्ड है। Again, due to law of variable proportions, लिख लो, TC is also inverse S shaped due to law of variable proportion. TC is also inverse S shaped due to law of variable proportions. TC is also inverse S shaped due to law of variable proportions. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बात आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिए, ये सब समझ आ गया। अब एक और बात नोटिस करिए, टीसी जो है वो वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है। ऐसा क्यों? हम लोग बोलेंगे कि देखो, टीएफसी तो तब भी इनकर होगा इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने गोडाउन 10,000 रुपए का रेंट पे ले रखा है, 10,000 रुपए का गोडाउन आपने रेंट पर ले रखा है, पर सामने वाला देखता है कि अच्छा आपके तो गोडाउन में कोई सामान ही नहीं है, तो वो अगला बोलता है कि कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, तुम रेंट मत दे। ऐसा तो होगा नहीं, वो तब भी आपसे रेंट लेगा। एग्जैक्टली माई पॉइंट, मेरा भी एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि वो रेंट तो मुझसे तब भी लेगा, वो भाई रेंट तो मुझसे तब भी लेगा। एग्जैक्टली माई पॉइंट, कि क्योंकि वो इंसान रेंट तो मुझसे तब भी लेगा, एवरीवन, दैट इज टीएफसी विल बी इनकर्ड इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। टीएफसी तो तब भी इनकर हो रहा होगा जब आउटपुट का लेवल जीरो है। टीएफसी तो तब भी इनकर हो रहा होगा जब आउटपुट का लेवल जीरो है। इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीएफसी इज बीइंग इनकर्ड। इस वजह से टीएफसी कर वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा। तो सर इससे टीसी का क्या लेना देना? अरे मेरे दोस्त, टीसी होता है टीएफसी प्लस टीवीसी। अगर आप जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर भी है मान लो, तो टीवीसी क्या होगा? जीरो। पर टीएफसी तो जीरो तब भी नहीं होगा, तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टीसी टीएफसी के बराबर है ना। ये कारण है कि टीसी कर्व और टीएफसी कर्व सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पर टीसी टीवीसी के साथ क्यों शेप ले लेता है? इसलिए बिकॉज टीएफसी कांस्टेंट रहता है, तो टीसी में जो भी बदलाव आता है वो टीवीसी की वजह से ही आता है। एग्जाम में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि टीसी और टीवीसी का डिस्टेंस के बीच में जो डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं? उस डिस्टेंस को ही हम लोग टीएफसी कहते हैं। सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है, ठीक है। अच्छा है सर, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। चलो, अब ना ये क्लियर हो गया हम लोगों को। आओ एक दो एमसीक्यूज करते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग आते हैं बाकी के कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है ना। बाकी के कॉन्सेप्ट के अंदर फिर आते हैं हम लोग, सुनना भी। यहां पर ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या पूछा आप लोगों से? व्हाट आई आस्क्ड यू ऑल, कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, एमसीक्यू। एमसीक्यू, टीसी is inverse S shaped due to law of diminishing marginal utility, law of variable proportion, law of returns to scale, या नंबर 4
बिकॉज ऑफ टीएफसी। क्या लगता है दोस्तों आप लोगों को? कुछ आंसर्स आए भी हैं आई थिंक चैट के अंदर, 1 मिनट पढ़ लेते हैं। अनन्या का मैंने दिखा, अनन्या ने बिल्कुल ठीक काम किया। उन्होंने जैसे देखा टीसी इज इनवर्स एस शेप, उन्होंने कहा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लिखो। एकदम सही जवाब है, एकदम सही जवाब है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करता हूं आपके साथ। टीसी इज इक्वल्स टू व्हाट? नंबर वन टीवीसी प्लस टीएफसी। नंबर टू एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। नंबर थ्री मार्जिनल कॉस्ट वन प्लस मार्जिनल कॉस्ट टू प्लस डॉट 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 मार्जिनल कॉस्ट एन। नंबर फोर ऑल। क्या लगता है दोस्तों आप लोगों को? प्लस टीएफसी। क्या लगता है आप लोगों को दोस्तों? एक जने का आंसर आया ए, एक जने का आंसर आया फोर। अब यहाँ पे झगड़ा छिड़ चुका है स्टूडेंट्स के बीच में। सही जवाब होगा ऑल, सही जवाब होगा ऑल। क्यों ये नहीं समझ आया सर? ये बात सही है, जो बच्चा ये बोल रहा है वो बच्चा गलत थोड़ी बोल रहा है कि टीसी जो होता है वो सर टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो सर हम लोग कुछ गलत थोड़ी बोल दिए, आप ऐसा बात करते हैं। एकदम गलत नहीं है, यू आर करेक्ट। आप सही हो, आप सही हो। आप बस इनकम्प्लीट बात किए, आप बस इनकम्प्लीट बात किए, कह रहा हूं ना। आप बस इनकम्प्लीट बात किए। क्यों ये कहता हूं अभी समझ में आएगा आपको। अभी यू विल रियलाइज, यू विल अंडरस्टैंड मैं ऐसा क्यों कहता हूं। समझना बात को। टीसी है टीएफसी प्लस टीवीसी। टीसी है, बोलो बोलो, टीएफसी प्लस टीवीसी। टीसी है टीएफसी प्लस टीवीसी। ठीक है कि नहीं है? अभी मैं आपको क्या समझाता हूं, नहीं समझे बात। अभी मैं आपको क्या समझा रहा हूं, यहां पर सुनना बात को आप लोग। टीसी हो गया टीएफसी प्लस टीवीसी। अभी व्हाट आई टेल यू ऑल इज, पे अटेंशन गाइस, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आज एवरेज कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट बाय क्वांटिटी। ये तो कॉमन सेंस है ना। एवरेज होता है टोटल बाय क्वांटिटी। तो दोस्तों एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी भी तो टोटल कॉस्ट हो गया। क्या गलत हो गया इसमें? तो सही है एकदम। तीसरी बात, मार्जिनल कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट अभी समझाता हूं। देखो, मान लीजिए टोटल फिक्स कॉस्ट है 100, 100, 100, 100। एक एग्जांपल छोटा सा ले रहा हूं। हाँ, क्वांटिटी है 0 1 2 3। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इस मोमेंट पे 0 है। ऐसे ही एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं। यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 100 है। दोस्तों टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 100 प्लस 0 यानी 100, 150, 180, 200। आज मैं आपसे मार्जिनल कॉस्ट पूछता हूं। तो ऐसा है, चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना है? 50। चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना है? 30। चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना है? 20। तो आज अगर मैं तीनों मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करूं, फर्स्ट यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट प्लस सेकेंड यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट प्लस थर्ड यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट, तो कितना आया? 50 प्लस 30 प्लस 20, राइट। 50 प्लस 30 प्लस 20 आया। प्लस मैं बाय द वे मैं थर्ड यूनिट के लिए बात कर रहा हूं, है ना, फॉर 3 यूनिट्स। ये मैंने ऐड किया। तो देखो 50 प्लस 30, 80 प्लस 20, 100। ये मेरा आया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये मेरा क्या आया? टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस मेरा जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो कितना है? 100 है। तो मैंने तो यही लिखा था ना दोस्त, चेक कर लो, कि सम टोटल ऑफ ऑल मार्जिनल कॉस्ट्स प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। हाँ या ना? दैट इज व्हाई आई टोल्ड ये अपना कॉन्सेप्ट है। समझ आया? तो लगे हाथ, लगे हाथ, ये वाला एमसीक्यू भी डन हो गया। तो लगे हाथ आओ कुछ फॉर्मूलाज लिख लेते हैं कॉस्ट से। कल को न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आ गया तो तुम संभाल लोगे फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज, नंबर वन, एवरेज कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट बाय क्वांटिटी। एवरेज फिक्स कॉस्ट
इज टोटल फिक्स कॉस्ट बाय क्वांटिटी, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय क्वांटिटी। और अगर आप सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करोगे ना, तो किसी भी लेवल तक आप मार्जिनल कॉस्ट को ऐड कर लो, आपको उस लेवल तक का टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखने को मिलेगा डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को उस लेवल तक का डियर स्टूडेंट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखने को मिलेगा, उस लेवल तक का। फिफ्थ बात है। दूसरी बात, मार्जिनल कॉस्ट किसी भी आइटम का आपको निकालना है तो वहां तक का टोटल कॉस्ट माइनस उसके पहले तक का टोटल कॉस्ट कर लो, या टोटल वेरिएबल कॉस्ट के साथ भी कर सकते हो, क्योंकि चेंज तो सिर्फ वेरिएबल की वजह से हो रहा है ना, तो यहां पे आप ये दोनों के साथ कर सकते हो, बोथ विल बी द सेम। कॉपी कर लीजिए प्लीज एवरीवन, कॉपी कर लीजिए प्लीज एवरीवन। 5 बातें हैं कुल मिलाकर। सर हमें बात समझ में आ गई है। सर वी हैव अंडरस्टूड व्हाट यू हैव टोल्ड। सर आपने जो कहा वी हैव अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, आइए आगे बढ़ते हैं। अब ना मैं आपसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का और फिक्स कॉस्ट का एक ग्राफ डिस्कस करने वाला हूं, समझिएगा बात को। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेकर डिस्कशन कर रहा हूं, है ना। मान लो मैंने यहां लिख दिया क्वांटिटी, यहां मैंने लिख दिया एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आज आप लोग एक बात को समझने की चेष्टा करें। मेरा क्वांटिटी कुछ भी रहे, 1 2 3 4 5, क्या मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट बदल रहा है? नहीं। टोटल फिक्स कॉस्ट का मतलब ये फिक्स्ड है, ये टोटलिटी पे, तो ये 100 का 100 ही है। आज अगर दोस्तों मैंने इसको एवरेज किया, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या आएगा? 100/1 100, 100/2 50, 100/3 33.3, 100/4 25, 100/5 20। तो आप लोग देखो, जैसे जैसे क्वांटिटी लेवल बढ़ते चला जा रहा है, वैसे वैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट गिरते चला जा रहा है। इसीलिए एवरेज फिक्स कॉस्ट का ऐसा शेप होता है, ऐसा। थोड़ा और बेटर बना देता हूं, ऐसा। ये एवरेज फिक्स कॉस्ट का शेप है। इस शेप को दोस्तों प्यार से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप इसके अंदर कोई भी रेक्टेंगल बनाओगे, तो उस रेक्टेंगल का एरिया, सारे रेक्टेंगल्स का एरिया इक्वल आएगा। इस वजह से इस कर्व को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, एएफसी कर्व का शेप क्या है? तो एएफसी कर्व का शेप है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एएफसी कर्व का शेप है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एएफसी कर्व का शेप है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लगे हाथ मुझे एक और बात बताइए ना आप लोग। जैसे आपने मेरे से डिस्कस किया कि एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व का शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, वैसे मुझे एक और बात बताओ ना आप लोग। आपके सिलेबस में एक और कर्व था इसके पहले, अभी तक के पहले, जो भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, याद है क्या? उसका शेप भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था। नहीं याद है? मैं शेयर कर देता हूं दोस्तों। द आंसर इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का कर्व होता है डियर स्टूडेंट, उसमें भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो कल को पूछ लिया गया तो आप लोग तैयार रहिएगा, आप लोग सचेत रहिएगा, आप लोग सावधान रहिएगा। एग्जाम में आ गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसका कर्व है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसका कर्व है, तो याद रखना एवरेज फिक्स कॉस्ट का या यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का। ये दोनों बातें आप लोग याद रखिएगा, ये दोनों बातें जो हैं आप लोग याद रखिएगा। इज दैट क्लियर एवरीबडी? कम ऑन गाइज, इज दैट क्लियर यार? कम ऑन एवरीवन। ठीक है, ठीक है। इतना बात अगर आपको समझ आ गया, तो एएफसी का शेप मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मैं क्वेश्चन आपसे देता हूं, आप लोग मेरे को बताना। हाँ, एमसीक्यू के फॉर्म में टीचिंग कर रहे हैं। हाँ, 2 एमसीक्यूज था। हाँ, अभी इसके पहले तक तीसरा एमसीक्यू लो। व्हाट इज द, अच्छा, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व विल टच एक्स एक्सिस ए, ऑलवेज ट्रू?
always false, sometimes true, sometimes false. क्या लगता है आपको, क्या है आपका जवाब? क्या एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व एक्स एक्सिस को टच करेगा? क्या आपको लगता है ये बात हमेशा सच है, हमेशा गलत है, हमें कभी कभी सच है, कभी कभी गलत है? क्या लगता है डियर डियर स्टूडेंट्स आपको? आओ मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स ने कहा ऑलवेज फॉल्स, एंड वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत सही दिमाग लगाया। क्यों, ऐसा क्यों? देखो, अगर मान लो मैं ये कर दिया, एक बार के लिए मैं बता रहा हूं, है ना? हाँ सर, देखो, रीजन गलत बोला आपने। देखिए, अगर मैंने टच करा दिया, इसका मतलब क्वांटिटी तो प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एएफसी का इसको टच करने का मतलब है एवरेज फिक्स कॉस्ट जीरो हो जाना। यही तो मतलब हुआ ना। आज अगर एवरेज फिक्स कॉस्ट जीरो है, एवरेज फिक्स कॉस्ट होता क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट बाय क्वांटिटी। अगर एवरेज फिक्स कॉस्ट को जीरो बनाना है, इसका मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट को जीरो बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर न्यूमरेटर जीरो नहीं हुआ तो ओवरऑल फ्रैक्शन जीरो कैसे होगा? और टीएफसी कभी भी जीरो हो सकता है क्या? नहीं। तो याद रखना, एएफसी कैन नॉट बी जीरो बिकॉज टीएफसी कैन नेवर बी जीरो। तो रीजन, अगर रीजन आपने, मैंने देखा कुछ लोगों ने गलत दिया, रीजन मैं बस बता रहा हूं, हालांकि हम लोग डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दे नहीं रहे हैं, है ना? अपना आंसर होगा एएफसी कर्व नेवर टचेस एक्सिस एस AFC will be equal to zero, but AFC can't be zero. But AFC can't be zero as TFC can't be zero. AFC can't be zero. Why? Because TFC can't be zero. अरे AFC can't be zero काय को? Because TFC can't be zero. Dear students, is that clear? Come on यार. Yes sir. Yes sir, बात तो सही है। आगे बढ़ता हूं आप लोगों के साथ, ठीक है ना? डिस्कशन को और आगे लेकर चलते हैं हम लोग, ठीक है? चलिए सर, बताइए आप आगे और क्या खास बात है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहां आ गया, और एवरेज कॉस्ट यहां आ गया। समझिएगा बात को। आप लोग एक चीज देख रहे हो, एवीसी हो या एसी, दोनों यू शेप्ड है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा काय को, आपको आंसर देना है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो इन एग्जाम देख में आई आस्क यू व्हाई एवीसी एंड एसी आर यू शेप्ड, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो याद रखिए, एवीसी एसी यू शेप्ड, व्हाई? ड्यू टू लॉ ऑफ वीपी, वेरिएबल प्रोपोर्शंस। अच्छा, अब अगर मार्जिनल कॉस्ट का बात करें हम लोग, तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होता है वो एसी और एवीसी के मिनिमम पॉइंट से पास करता है। मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो एसी और एवीसी के मिनिमम पॉइंट से पास करता है। मार्जिनल कॉस्ट passes through the minimum point of AC and AVC। तो याद रखना, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, पहला बात तो ये खुद भी यू शेप्ड होता है, सेम ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सेम ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट एमसी passes through minimum point of AC and AVC। MC passes through minimum point of AC and AVC। ये कुल मिला के यहाँ पर बातचीत है। फ्रेंड्स, इज दैट क्लियर? कम ऑन गाइस, इज दैट क्लियर यार? ठीक है सर, राइट सर। याद रखना, याद रखना, एक और बदमाशी ये लोग कर सकते हैं कि वेयर डज मिनिमम पॉइंट ऑफ एवीसी लाई।
तो आपको याद रखना होगा टू द लेफ्ट ऑफ मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी, दिख रहा होगा ना क्योंकि एसी का यहां पर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, शुरुआत में एसी और एवीसी के बीच में गैप ज्यादा क्यों है? बिकॉज इनिशियली एएफसी ऑक्यूपाइज ग्रेटर पोर्शन ऑफ एसी। इनिशियली एएफसी ज्यादा होता है ना एवरेज फिक्स कॉस्ट, धीरे धीरे एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होता है। और ये जो गैप है, ये गैप क्या है? एवरेज फिक्स कॉस्ट का ही गैप है, क्योंकि धीरे धीरे एवरेज फिक्स कॉस्ट कम हो जाता है, इसीलिए इनके बीच का गैप भी कम हो जाता है। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपका आपसे कि कैन AC and AVC curves intersect? Option A yes, no, C can't say, D none of above. So दोस्तों जो आंसर इज नो। समझो बात क्यों? क्योंकि अगर AC और AFC को मैंने AVC को मैंने टच करा दिया, इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि AFC जीरो हो गया, और AFC तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। यस, तो सिंस लिख लेना साथ साथ में, सिंस AFC कांट बी जीरो, सिंस AFC कांट बी जीरो, क्योंकि AFC जीरो नहीं हो सकता, इस वजह से AC एंड AVC कैन नॉट टच ईच अदर। क्योंकि अगर ये लोग एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब AFC के लिए कोई गैप ही नहीं बचा, मतलब AFC जीरो है, और जो कि मुमकिन नहीं है क्योंकि TFC कभी जीरो नहीं हो सकता। सर ये बात तो हमें समझ आ गया सर। अभी हम लोग आगे बात करेंगे, मूविंग ऑन। जो नेक्स्ट डिस्कशन है दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया, सारी बातें देख लो एक बार आप लोग। एवरेज फिक्स कॉस्ट बता दिया, वेरिएबल कॉस्ट बता दिया, एवरेज टोटल कॉस्ट मैंने आप लोगों को बता दिया, और मार्जिनल कॉस्ट मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है सर, हम लोग अग्री करता है, ये सब आपने बताया हमें। फिर मैंने आपको बताया मार्जिनल कॉस्ट होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी। सारे कर्व्स का शेप मैंने आपको लिखवा दिया, चेक कर लो। एवरेज फिक्स कॉस्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मार्जिनल कॉस्ट यू शेप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एवरेज टोटल कॉस्ट यू शेप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑलवेज पासेस थ्रू द मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी एंड एवीसी। सारी बातें मैंने आपको बता दी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच का रिलेशन। हालांकि एक बात बताऊं आपको, जो रिलेशन एसी और एमसी के बीच में है, वही रिलेशन एवीसी और एमसी के बीच में भी है। एग्जाम में पूछ ले तो घबराना मत कि सर ने तो एसी और एमसी सिखाया, एग्जाम में एवीसी और एमसी हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, समझो बात को। When average cost falls as a result of increase in output, MC is less than AC। देखो ना, जब एवरेज कॉस्ट गिर रहा है, आप लोग डायग्राम देखो ना, आप लोग देखो एसी का डायग्राम देखो। जब जब एसी गिर रहा है, जब जब एसी गिर रहा है, तब तब मार्जिनल कॉस्ट एसी से नीचे है। देखो, मार्जिनल कॉस्ट एसी से नीचे है। मार्जिनल कॉस्ट एसी को उसके मिनिमम पॉइंट पे मीट करता है, और जब एसी बढ़ने लग जाता है, तब मार्जिनल कॉस्ट एसी से ज्यादा हो जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है कि जब एसी गिर रहा है तब मार्जिनल कॉस्ट एसी से कम है, पर जब एसी बढ़ रहा है तब मार्जिनल कॉस्ट एसी से ज्यादा है। जब एसी गिर रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट एसी से कम है, जब एसी बढ़ रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट एसी से ज्यादा है। बड़ा अजीब सिचुएशन है। यही तो मैं आपको बताया। व्हेन एसी फॉल्स as a result of increase in output, MC is less than AC. When AC rises as a result of increase in output, MC is more than AC. और जब AC मिनिमम होता है तब MC is equals to AC। जब MC मिनिमम होता है, जब AC मिनिमम होता है तब MC equals to AC। कब? जब AC मिनिमम होता है, जब AC मिनिमम होता है, जब AC मिनिमम होता है। सर बात तो हमें क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चन है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व से रिलेटेड। हेलो दोस्तों, आगे क्वेश्चन है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व से रिलेटेड। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को
याद रखिएगा, प्लानिंग कर्व भी बोला जाता है, याद रखना, लिख लो। शॉर्ट रन का खेला खत्म, हेडिंग डाल लो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, और लिख लेना ऑल्सो कॉल्ड प्लानिंग कर्व और ब्लैंकेट कर्व। प्लानिंग कर्व और ब्लैंकेट कर्व, प्लानिंग कर्व और ब्लैंकेट कर्व, प्लानिंग कर्व और ब्लैंकेट कर्व। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड प्लानिंग कर्व और ब्लैंकेट कर्व। इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लानिंग कर्व और ब्लैंकेट कर्व। समझ आ गया क्या? यस सर, बात तो सही है। अब सुनो क्यों। अच्छा, इसके पहले, क्योंकि अपने लॉन्ग रन में आ चुके हैं, तो अब याद रखना, दुनिया में अब लॉन्ग रन की दुनिया में फिक्स्ड कॉस्ट बोल के कोई खर्चा नहीं होता है, सारे खर्चे वेरिएबल है। क्योंकि लॉन्ग रन की दुनिया में प्रोडक्शन में आपको बताया हुआ है कोई भी फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, सारे के सारे वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। क्योंकि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही वेरिएबल है, तो खर्चे भी तो वही होंगे। यस सर। अब आगे बढ़ता हूं मैं, आगे बढ़ता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा बात को, ध्यान से सुनिएगा बात को। ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, ठीक है ना। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स को मिला के बना है। कैसे? सारे का मिनिमम पॉइंट को जोड़ दीजिए। अगर आप सारे एसएससी का मिड पॉइंट मिनिमम पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो आप देखो आपको एक कर्व नजर आया है, इस कर्व को ही हम लोग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बोलते हैं। बात समझ आया क्या? अच्छा, और क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स है, इसीलिए इसको एनवेलप प्लानिंग या ब्लैंकेट कर्व बोलते हैं। इसलिए इसे एनवेलप प्लानिंग या ब्लैंकेट कर्व बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज LAC कर्व कंटेन्स अ लॉट ऑफ SAC कर्व्स, because LAC curves contain a lot of SAC curves, and hence we call it, blanket or whatever curve we call it. मैं श्योर हूं कि आप लोगों को बातचीत क्लियर हो गया है। आई एम श्योर कि आप लोगों को बातचीत क्लियर है फ्रेंड्स। राइट सर, बातचीत तो क्लियर है, आगे बढ़ाइए। यस सर। फ्रेंड्स नाउ एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, why is LAC curve U shaped? Yes, good news is LAC curve is U shaped। पर अभी शॉर्ट रन पढ़ते पढ़ते आपको आदत हो गया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलने का, धोखा मत खा जाना। अगर एग्जाम में आ गया LAC curve U shaped क्यों है, बोल देना बिकॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। क्योंकि लॉन्ग रन में लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल लागू होता है, क्योंकि लॉन्ग रन में लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल लागू होता है, इसलिए LAC कर्व इज यू शेप्ड इन द लॉन्ग रन, इसलिए LAC कर्व इज यू शेप्ड इन द लॉन्ग रन, इसलिए LAC कर्व इज यू शेप्ड इन द लॉन्ग रन। अच्छा, क्योंकि लॉन्ग रन में क्या लागू होता है? क्योंकि लॉन्ग रन में दोस्तों लागू होता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, आगे बात करता हूं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि ये कॉस्ट गिर क्यों रहे हैं? बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और ये कॉस्ट बढ़ क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है कि जब आप ज्यादा क्वांटिटी में, लार्ज स्केल पर, लार्ज क्वांटिटीज में आप अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी को अंडरटेक करते हो ना, अगर लार्ज स्केल पर, लार्ज क्वांटिटी में अगर आप प्रोडक्शन एक्टिविटी को अंडरटेक करते हो ना, तो उस प्रोसेस में आपके जो होते हैं लॉन्ग, जब आप ये सब एक्टिविटीज अंडरटेक करते हो लार्ज स्केल पर, तो होता क्या है दोस्तों, कि लार्ज स्केल पर एक्टिविटीज अंडरटेक करने पर आपका कुछ खर्चा जो है वो बचता है, पर यूनिट कॉस्ट गिरता है। उस एडवांटेज को इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। पर आप एक लिमिट के बियॉन्ड अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो आपको डिसएडवांटेजेस भी फेस करना पड़ेगा। दोस डिसएडवांटेजेस ड्यू टू सच लार्ज स्केल प्रोडक्शन आर कॉल्ड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। एग्जाम्पल, टेक्निकल इकोनॉमी एंड डिस इकोनॉमी। टेक्निकल इकोनॉमी मतलब आपके पास एक नई टेक्नोलॉजी आपने बना ली, डिस इकोनॉमी आपके पास पुरानी टेक्नोलॉजी है। मैनेजेरियल इकोनॉमी, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो खर्चा कम पड़ेगा, डिस इकोनॉमी खर्चा बढ़ जाएगा। कमर्शियल इकोनॉमी, हो सकता है आप रॉ मटेरियल सस्ते में खरीद पाओ जो कोई और ना कर पाए,
कमर्शियल इकोनॉमी। फाइनेंशियल इकोनॉमी, हो सकता है फाइनेंशियल प्लानिंग उतना बढ़िया कर पाऊं। तो ये है दोस्तों आप लोगों का। और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में मार्केट में रॉ मटेरियल ही सस्ता हो गया, तो ये एक फायदा हो गया। टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गया, लेबर स्किल्ड हो गया, तो ऑटोमेटिकली पर यूनिट कॉस्ट जो है वो गिरते चला जाएगा। दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमारा जो चैप्टर 3 का यूनिट 2 है वो भी खत्म हो गया। आने वाली क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर डाइव करेंगे। दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय एवरीवन।